नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संसद से एक दांव खेला है, जिसे मोदी समर्थक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वैसे सरकार का काम मास्टर स्ट्रोक तभी कहलाना चाहिए जब उसमें सभी का भला हो, लेकिन मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक का मतलब अक्सर बीजेपी का भला ही होता है। खैर, हम बात कर रहे हैं संसद में चले दांव की। दरअसल इस सोमवार को सरकार ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उससे संबंधित 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और हंगामे की भेंट चढ़ चुके मानसून सत्र में इस विधेयक ने संसद में अपना अलग ही नजारा दिखाया। विपक्ष और सरकार की रस्साकशी पूरे सत्र में जारी रही, लेकिन ओबीसी के मुद्दे पर सभी एक साथ आ गए। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो गया। विपक्ष ने भी चुनावों को देखते हुए ही इस विधेयक का विरोध नहीं किया और सरकार को समर्थन दिया, लेकिन लगे हाथ आरक्षण में 50% की सीमा को बढ़ाने की बात भी विपक्ष ने छेड़ दी। सरकार पर तंज भी कस दिया गया कि इस चुनावों को देखते हुए उसने ओबीसी पर विधेयक पारित किया है। आपको बता दूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकारों को एक बार फिर यह अधिकार मिल जाएगा कि वो ओबीसी सूची में किसी भी जाति को अधिसूचित कर सकते हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी इससे बड़े लाभ की उम्मीद लगाए हुए बैठी है। उत्तर प्रदेश में इस समय ओबीसी की सूची में 79 यानी 79 जातियां शामिल हैं और ऐसी 39 जातियां हैं जिन्हें ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। यानी 79 जातियों के अलावा 39 जातियां यानी 39 जातियां हैं जिन्हें ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, ऐसे दल जो हैं, ऐसे कई दल हैं जो ओबीसी मतदाताओं पर अपनी पकड़ रखते हैं और इसीलिए बीजेपी के लिए ये जो ओबीसी का दांव है उत्तर प्रदेश खासकर वो महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है। इस तरह के दल जो हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो भी शांत नहीं बैठने वाले हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है और उनके अपने राजनीतिक समीकरण भी जो हैं वो बन रहे हैं और पिछले समय में भी बनते रहे हैं। तो सवाल यह है कि ओबीसी मतदाता उत्तर प्रदेश चुनाव में किसके साथ जाएगा। न्यूज पॉइंट पर हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद हैं 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। आइए सबसे पहले आप लोगों का परिचय करवाऊं। हमारे साथ मौजूद हैं सीधे उत्तराखंड से हमारे साथी सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश जुयाल जी। दिनेश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी, आपका स्वागत इस कार्यक्रम में और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है और स्वागत है आप तमाम दोस्तों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार जो ओबीसी बिल लेकर के सरकार आई है संसद में, आज संसद का जो दोनों सदन है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और मानसून सत्र, उसका समापन हो गया ओबीसी बिल पास करवा करके आखिरी समय में। आज सबसे पहले लोकसभा का समापन सुबह सुबह दिखाई दिया क्योंकि लोकसभा का काम ऑलरेडी कल खत्म हो चुका था। आज एक सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए ही उसका समापन और उसके बाद फिर राज्यसभा के सत्र का समापन भी कर दिया गया और जो कि 2 दिन पहले ही किया गया। 13 तारीख को होना था लेकिन अब 2 दिन पहले, यानी यहां साफ दिखाई दे रहा है कि जो काम सरकार चाहती थी वो काम कर ली। विपक्ष जो चाहता था विपक्ष वो नहीं कर पाया। एक बात यहां महत्वपूर्ण यह रही कि विपक्ष की एकजुटता इस मानसून सत्र के दौरान जो है ज्यादा मजबूती के साथ सामने आई है और वो दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ओबीसी बिल लेकर के आए हैं उसका फायदा उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां हैं बीजेपी से लेकर के सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो वहां आ रही है, वो कांग्रेस या बसपा, इन सब पर क्या असर पड़ेगा, ओबीसी जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो किधर जाएंगी, ये तमाम बातें हम समझने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएं। और खासकर कुछ तथ्य और भी यहां जोड़ना चाहूंगा कि 1 साल पहले यानी कि कहें तो 2017 में, यानी लगभग हो गया 3 साल पहले की बात है, चुनाव में 2017 का चुनाव 3 साल नहीं 5 साल हो गया क्योंकि अब 4.5 साल, अभी 2017 के चुनाव जो था वो 2021 है और यहां पर अब सीधा अगला चुनाव होने वाला है 2022 में। तो
2017 में यानी पिछले चुनाव में बीजेपी को यादवों को छोड़ करके अन्य पिछड़ी जातियों का भरपूर साथ मिला था और बहुत जगह पे यादवों का साथ भी मिला था, लेकिन इस बार उसे 5 सालों के शासन में उसको खुद का हिसाब देना है, यानी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी बीजेपी के पास है, उसके सामने है। इसीलिए बीजेपी पिछड़े वर्ग पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जयशंकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओबीसी पर विधेयक क्या इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा जो विधेयक आया है, और खासकर उत्तर प्रदेश पर जो नजर है बीजेपी की देख रहा हूं, और अभी जो हम लोगों ने यह भी देखा कि मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ उसमें भी उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार तवज्जो दी गई है और वहां भी ओबीसी को मंत्रिमंडल में शामिल करना, ये सब कुछ क्या एक 2017 बनाम 2022 देखा जाए तो कहीं ना कहीं और भी मजबूती के साथ ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश में है भाजपा? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और उसके रणनीतिकारों के लिए इस समय सोते जागते उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र ही दिखाई देता है। उत्तराखंड भी दिखता है, पंजाब भी दिखता है, मणिपुर और गोवा भी दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को वो किसी हालत में भी जीतना उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। और जिस तरह से जैसे आप बता रहे थे 4.5 साल में जो भाजपा का शासन रहा है, तो ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो बता सके कि साहब हाँ हमने उत्तर प्रदेश में जो वायदे किए थे उसको पूरा किया या जो काम किया नहीं किया। अब उनकी जो ये रणनीति जिसे आप कह रहे हैं, ये ओबीसी फोकस करने की, तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर इस बात पे मंथन होता रहा है कि भाजपा जितना चरम पर जाना था वो जा सकती है, उसके अलावा और उसके अपने जो परंपरागत जनाधार है, ब्राह्मण बनिया अपर कास्ट जो है उस जनाधार में, तो उस पर और विस्तार या फैलाव की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए अब इसको थोड़ा सा अपना स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा पैरामीटर बढ़ाने पड़ेंगे और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसी के साथ अब आप देखिए कि अभी कुछ एक महीने पहले हम लोग बड़े कहते थे, कटाक्ष करते थे कि साहब मोदी के मंत्रिमंडल में उनके अलावा एक भी पिछड़ी जाति का सदस्य नहीं है कैबिनेट में। इस बार उन्होंने जो कैबिनेट का विस्तार किया, तो सामने चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने सबसे अधिक ओबीसी और दलित जातियों को या कुछ आदिवासी समाज के लोगों को भी शामिल करके शो करने की या दिखाने की कोशिश की कि हम ओबीसी के हितों के लिए उतने ही चिंतित। दूसरी बात आप ये देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन, मतलब हम जब बार बार कहते हैं कि साहब ये आरएसएस जो है या संघ परिवार जो है ये दशानन के अवतार हैं और इनके 10 मुंह होते हैं, किसी मुंह से कुछ बोलते हैं, किसी मुंह से कुछ बोलते हैं। आज जो देख करके मुझे इतनी हंसी भी आई और थोड़ा सा ये भी लगा कि दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि हम वी आर स्टांड सपोर्टर्स ऑफ रिजर्वेशन, हम आरक्षण के सबसे कट्टर समर्थक हैं। अभी जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2015, तो संघ के जो सरसंघ चालक थे मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और उसी के बाद पूरा का पूरा पर्ची मार गया था चुनाव उनका और वो लोग हार गए थे और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी जो है वो जीत के आ गई। तो एक तो ये है। अब ये बात आप आकर के कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो स्टैंड सपोर्टर हैं। सबको मालूम है कि जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था, उसी समय भाजपा का कमंडल सामने आ गया था, संघ परिवार का कमंडल सामने आ गया था। इन्होंने पूरे नौजवानों को दिग्भ्रमित करके आंदोलन की राह पे चलाया था, ये मंडल विरोधी आंदोलन चलाया था। यहां तक कि यह बच्चा जो है यहाँ राजीव गोस्वामी था, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ता था, वो था तो ओबीसी कैटेगरी में, गोस्वामी राजस्थान का था, वो ओबीसी कैटेगरी में था, लेकिन उसको भी बरगला करके इन लोगों ने उसे आत्मदाह कराने की करा दी और पता लगा कि उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि वो उस समय किसी तरह से बच गया था, बाद में उसका निधन भी हो गया। तो इस तरह से किया। फिर आडवाणी जी की पूरी रामरथ यात्रा जो है वो इसी पर थी कि मंडल का यही करना, विरोध करना है। आज अब वो लोग मंडल के सबसे बड़े पदाधिकारी, आज हमारे एक मित्र जो राजग के सहयोगी दल के नेता हैं, वो आज मैं सुन रहा था किसी टीवी चैनल पे कह रहे थे कि साहब ये मंडल 2 है जो बड़ा साइलेंटली ऑपरेट हो रहा है। हम चाहते हैं एकदम दत्तात्रेय होसबोले जी का हम स्वागत करते हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं,
लेकिन एक बात कहते हैं कि एक बार मोहन भागवत जी या होसबोले जी मिलकर के मनुस्मृति को आग लगा दीजिए। एक बार कहीं भी नागपुर में लगा दीजिए या झंडेवाला में लगा दीजिए, हम आपकी बातों को मान जाएंगे। एक बार आप ये कह दीजिए कि साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को भी इतना परसेंट आरक्षण होगा। 50% मत दीजिए, 40% मत दीजिए, 30% दे दीजिए, 20% दे दीजिए, अभी तो एक भी नहीं है। यही कर दीजिए कि हाँ साहब हम बहुत स्टांच सपोर्टर हैं ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, तो आप दे दीजिए। आप एक चीज और देखिए, गौर करने वाली बात है, ये तो अगली बार जब हम अगले चरण में हम बात करेंगे तो उस पर हम उत्तर प्रदेश के बाकी दलों की बात करेंगे। एक चीज आप समझिए, मोदी जी की सरकार ने सुनियोजित तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया। चूंकि सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, सरकारी नौकरी एकदम भर्ती सब रोक लग गई है। पीएसयूज को लगातार ये एक एक करके बेचते चले जा रहे हैं। अभी संसद में एक मंत्री जी का जवाब आया था, रिटन रिप्लाई था उसमें उन्होंने कहा कि साहब पीएसयूज में जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, जरूरी नहीं कि उस पर कब्जा हो गया होगा किसी निजी क्षेत्र का, लेकिन जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। तो सरकार से चली गई नौकरियां बंद हो गई, पीएसयूज में बंद हो गई, तो नौकरी है नहीं और आरक्षण का मुरब्बा चला रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में भी शामिल कर लीजिए, बिहार में भी कर लीजिए, अपने मन से कर लीजिए। बात यही आई थी कि जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठा लोगों को रिजर्वेशन देने की बात की थी या कर्नाटका में लिंगायत लोगों को देने की बात की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, कहा कि साहब 50% से ऊपर तो जा नहीं सकता है और राज्यों का विषय नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में यह तय हुआ था। हालांकि इसी मोदी सरकार ने 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी दिया था, पता नहीं कैसे दिया, किसको मिला कि नहीं मिला, क्योंकि जब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे तो 50% से ऊपर तो आरक्षण जाना ही नहीं चाहिए। तो फिर अगर 50 पे 49 और प्लस ये जोड़ दीजिएगा 10%, तो 59 और 60% हो जाता है। लेकिन ये सब कुचक्र है, मतलब दिखाने के लिए चेहरे हैं। आज आप घोषित कर दीजिए, बहुत पिछड़ों के हमदर्द है आप कि साहब मुख्यमंत्री हमारा जो है वो कोई पिछड़ी जाति का होगा, ये कह दीजिए आप। केशव मौर्य होंगे कि कोई और मौर्य होंगे, स्वामी स्वाद मौर्य होंगे या कोई भी होगा, आप कह दीजिए कि हाँ साहब हम बहुत पिछड़ों की ऐसी हैं, इनके साथ बड़ी जाति हुई है। जो सोशलिस्ट हम लोग कहते रहे हैं कि सदियों से जो मुख्यधारा से कटे हुए लोग हैं उनको विशेष अवसर देकर के मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है, तो आप कहिए कि साहब हम समाजवादियों से, डॉक्टर लोहिया से ज्यादा बढ़कर के उनके शुभचिंतक हैं। हम कह रहे हैं कि हम एक मुख्यमंत्री हम बनाने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति को मानने वाले नहीं है, हम भारतीय संविधान के हिसाब से बात करेंगे। संघ परिवार या संघ जो भी है वो मनुस्मृति को नहीं मानेगा, ये भारतीय संविधान के हिसाब से काम करेंगे। ये आप कर दीजिए, सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, मोहन भागवत, होसबोले जी, सारे लोग इसे कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से बात है। अगर आपका कमिटमेंट है तो, और बाकी तो आप बाकी बातें तो ये है आप घुमाते रहिए, बाकी तो लोगों को चुनाव के समय में लालीपाप दिखाइए, खिलाइए पिलाइए, जो भी है। पिछली बार भी जब चुनाव था 2017 में तो केशव मौर्य को बनाया था ना आपने अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष केशव मौर्य को बनाया था, स्वामी साध मौर्य को शामिल कराया था बीएसपी से ला करके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब सरकार बनने की बात आई तो पहले मनोज सिन्हा जी का नाम आया, फिर योगी जी को करके मुख्यमंत्री आपने बनाया और केशव मौर्य को बना दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और उनकी हैसियत क्या है, जो बार बार इसी मंच पे मैं कहता हूं कि भाई एक जगह जो बैठे थे तीनों लोग, एक तरफ थे अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ बैठे थे दिनेश शर्मा जो थे उप मुख्यमंत्री, और बीच में बैठे थे, स्टूल पर बैठे थे। ये दोनों के लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां थी और केशव मौर्य के लिए स्टूल पर बैठा करके रखा था। ये है आपके मन में उनका आदर भाव। राष्ट्रपति आपने एक दलित को बना दिया, लेकिन हाथ जोड़े खड़े रहते हैं वो राष्ट्रपति महोदय। तो जो व्यवस्था चला रहे हैं, जिस ढंग की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है लोग पढ़े लिख रहे हैं, पहले का जमाना नहीं रह गया है, अब पढ़े लिखे जागरूक हो रहे हैं लोग। ये जो चुग्गा फेंक रहे हैं आप लोगों को, जैसे बंदर बजाने के लिए होता है ना कि बना लिया, उसमें जो है जगह जगह कुछ मक्के का बाली लगा दिया और बीच में जाल फंसा दिया, तो मक्का के दे करके बंदर जाएगा, उसमें ट्रैप हो जाएगा। तो एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, बार बार या नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब देखिए क्या होता है इसका फलाफल। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या ये सवाल पूछना चाहता हूं सीधे दिनेश जी आपसे, क्या ये मंडल पार्ट 2 है, यानी ओबीसी रिजर्वेशन पार्ट 2 है जो हम लोग देख रहे हैं, और इसका क्या असर देखते हैं आप सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर?
जी राजीव जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। ये मंडल पार्ट 2 है और ये खेल एक्चुअली काफी पहले से खेला जा रहा था, जब लॉकडाउन में था पूरा देश। और तो अखिलेश इस खेल को खेल रहे थे उत्तर प्रदेश में। वो चुपचाप छोटे छोटे दलों से बातचीत कर रहे थे। जो भागीदारी मोर्चा के 8 दल हैं, लगभग सबसे उन्होंने संपर्क किया। इसके अलावा भी जो छोटे छोटे समुदाय हैं, उनसे वो लगातार संपर्क कर रहे थे। और उस हलचल, मोदी जी का खुफिया तंत्र बहुत तेज है, तो उन्होंने जब इन सब सूचनाएं उनके पास गई, तो उसके बाद ये सब नौटंकी भी। ये केंद्र में 27 मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में उसमें और ओबीसी को शामिल करने के बाद, ये फिर जो 29 और जातियों की सूची में लाने के बाद 15 और गिने जा रहे हैं अभी तो उसमें। ये सब जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये उसके बाद किया है। तो उत्तर प्रदेश में इसकी भूमिका के लिए मैं मानता हूं कि इसकी शुरुआत इस बार अखिलेश यादव ने करी है। वो समझ रहे थे कि कहां तक जाना, तो इस मामले में उन्होंने बाजी मारी। बहरहाल अच्छी बात है। ये एक तरह से सामाजिक न्याय वाली जो लोकतांत्रिक लड़ाई है उसका एक हिस्सा था, तो इसमें तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। वो अलग बात है कि सामाजिक न्याय का जो पॉलिटिक्स थी, आज जो भागीदारी की पॉलिटिक्स हो गई है, और उसमें भी जो ये तमाम बड़े छोटी छोटी पार्टियों के बड़े बड़े छत्रप हैं, वो उनकी कुंदवाप्रस्ती चल रही है। राजभर जी इसलिए बिचके हुए हैं कि उनके बेटे को सम्मान नहीं मिला। संजय निषाद जी इसलिए बैठे हुए हैं कि उनके बेटे प्रवीण को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। तो वो भाजपा, दरअसल भाजपा के लिए इनसे दोस्ती बहुत असहजता की बात है। जैसे भी जयशंकर गुप्ता जी ने बहुत सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर अलग है, उनका डीएनए अलग है। बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा कलर है, हमारे देश का जो तो कुमकुम और हल्दी का कलर मिलाकर जो कलर बनाया, बहुत अच्छा प्रतीक उनका है। लेकिन उनके एक रंग में भी कई रंग है। अभी आपने होसबोले जी का उदाहरण दिया। होसबोले जी आज ये बात बोल रहे हैं, अपनी प्रकृति के बिल्कुल अगेंस्ट, संघ के बिल्कुल अगेंस्ट। तो इनका एक रंग भी कई रंग बदलता है। और इनके ये जब चुनाव वगैरह के मैदान में उतरते हैं, तो फिर एक साथ कई पैरेलल रणनीतियां चलते हैं। एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, कुछ कहता है। अब देखिए जो दिल्ली में जो हुआ, वो भी एक रंग है। जंतर मंतर पर जो हुआ, वो भी उसी रंग का हिस्सा है। मैं पहली बहसों में आपसे एक बात कर रहा था कि आशंका जता रहा था, भगवान न करे कोई ऐसी वैसी चीज हो जाए। वो क्या था? उनको काटेंगे तो उनसे राम राम बुलवाएंगे, ऐसे नारे लगेंगे, असली नारे लगेंगे। तो ये समझिए कि ये कितने तरह के खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती है। उधर अब्बाजान की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में, अब्बाजान की डेलिब्रेट अटेम्प्ट है आपको उस करने का। इधर आपने जो गाजी के मजार पे जो है जो इन्होंने मजार चढ़ाई ओवैसी साहब ने, उसके बाद जो हंगामा हुआ, ठीक है, राजभर को आपने अलग कर दिया, वहां से एक खेल हुआ। लेकिन उसको वो कहां जा रहा है, वो लड़ाई कहां जा रही है? तो भारतीय जनता पार्टी, ये अच्छी बात है कि ये लोग ओबीसी पे ही केंद्रित कर रहे हैं, इस पे अच्छी करें, अच्छी, चलो ये भी एक सामाजिक न्याय, लेकिन इसके इधर न जाए। तो जाहिर तौर पे ओबीसी एक मैटर फैक्टर है, और इसको जो पिछड़ी जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो बहुत, ये पूरे देश में 234 जातियां, 79 लिस्टेड है, 39 प्लस और हो गया। इनकी असली जनगणना अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन 40 से लेकर 54% तक इनकी जनगणना गिनी जाती है। अकेले जो निषाद है, जो यमुना और चंबल की वैली में, इनकी ये बोलते हम 13% है। इधर खुद भी बोलते हम 13% है। तमाम बरादरी का से भी सब बहुत सारी बरादरी हैं, सोनार भी हैं उसमें। तो बहुत इतनी लंबी लिस्ट है इन जातियों की, और उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे दल बना लिए। और दल बनाने की वजह यही है कि जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, इन्होंने इन छोटे दलों का इस्तेमाल किया। दरअसल इसका बीज तो कांग्रेस ने ही बोया था। वो जो दलित और मुसलमानों का इस्तेमाल करते थे, उसका इनका भी वहां इस्तेमाल, वहां भी सवर्णों की राजनीति चलती रही। और भारतीय जनता पार्टी का तो बेसिक कैरेक्टर वो तिलक, तलवार, त्रिशूल वाला है। तो और उसमें जो है बेसिक कैरेक्टर उनका एक दुकानदार का कैरेक्टर, उस पार्टी का दुकान कैरेक्टर है। तो उसमें इनके लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं इनका इस्तेमाल होता है। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं,
किनारे बैठे हुए हैं, जैसे गुप्ता जी ने अभी बताया, स्वयं प्रसाद मौर्य जी है, वो भी अपने वजन के हिसाब से नहीं है। तो है उनके पास। स्वतंत्र देव सिंह भी उनकी पार्टी में है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोहरे चेहरे उन्होंने सट कर रखे हैं, लेकिन उनकी हैसियत क्या है महाराज? एक भी हैसियत का मंत्री बता दीजिए योगी सरकार की मंत्रिमंडल में जो ओबीसी है और कद्दावर है। अब कहने को आप बोलेंगे साहब केशव प्रसाद मौर्य है साहब, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य क्या है ये हमने देख लिया पिछले 4-4.5 साल में किस हैसियत में है। तो इन जातियों में एक रूस तो है कि भाई जनसंख्या हमारा ठीक ठाक है, एवरेज मान लेते लगभग 50% लोग हैं ओबीसी में, अगर जो मोटा मोटे गिन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो उनको इस बार राजनीतिक दल एहसास दिला रहे हैं कि आप महत्वपूर्ण हो भाई, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी में भी ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी में तो नहीं है, तो ठीक है, बसपा में भी। तो ये अच्छी बात है, ये खेल इस तरह से खेला जाए तो बुराई नहीं है। हम तरह तरह के खेल हमने देखे हैं, अगर ये खेल इसी तरह निपटे तो बहुत अच्छा बात है, उसके आगे न जाए। लेकिन हाँ, वो कमंडल फिर से खुला है और ये थोड़ा विस्तार लिए हुए है और इसकी व्याख्याएं कुछ अलग अलग ढंग से की जा रही हैं। देखते हैं अभी कमंडल कहाँ सेटल होता है। इस कमंडल में अभी मंडल से टकराव होना है, मंडल और कमंडल का टकराव भी होना है, और एक ही पार्टी वाले दोनों को एक साथ लड़ाएंगे, झुंझुने बजाएंगे। तो दिलचस्प होने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव। राजीव जी फिर आगे बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मंडल कमंडल और मंडल और कमंडल, इस पे चर्चा बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। और एक बार फिर से एक तरफ जब कमंडल यानी कि सीधे अयोध्या की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर के चर्चा। और ओबीसी आरक्षण बिल जो है वो एक संशोधन बिल वो पास हो गया है राज्यसभा और लोकसभा में, अब वो कानून बन जाएगा। इस कानून के आधार पर अब राज्य सरकारें जो हैं अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट में जातियों को जोड़ पाएंगी। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, वहां 79 यानी कि 79 जातियां हैं। इन 79 जातियां जो हैं वो ओबीसी में ऑलरेडी शामिल हैं, और 39 यानी 39 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में शामिल होने के लिए लालायित हैं, तत्पर हैं और चाहती हैं कि उन्हें ओबीसी में शामिल कर दिया जाए। तो क्या ये 39 जातियों में से कितनी जातियां शामिल की जाएंगी? क्योंकि अब ये बिल ऐसा हो गया है कि चुनाव के समय अगर सरकारें चाहें, राज्य सरकार चाहे, तो अपने हिसाब से जो अभी चुनाव का समय, इसलिए मैं यहां कोटेड कर रहा हूं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और उसमें से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा सूबा जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में क्या गुल खिलाएगा ये ओबीसी आरक्षण, ये समझ, यानी कि मंडल 2 इसलिए कह रहा हूं कि मंडल आयोग की सिफारिश आपको याद होगा, उन्हीं सिफारिशों के आधार पर, और मंडल आयोग की सिफारिश में देश में 52%, 52% ओबीसी का जिक्र है। ये 52% ओबीसी का जिक्र इसलिए है क्योंकि ये जो आंकड़े लिए गए थे मंडल आयोग की तरफ से, ये आंकड़े 1931, जी हां, मैं 1931 की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वार 2, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले का यह आंकड़ा है। और उसके बाद जब 1941 में अपने यहां जब जनगणना, वो अंग्रेजों का काल था जब जनगणना हुई, लेकिन चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार था इसलिए वो आंकड़े सामने नहीं आए, और मंडल आयोग ने जो आंकड़े सामने रखे वो 1931 के आंकड़े, और उन आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि जातिगत आधार पर उस समय भी जनगणना की गई थी, और उस आधार पर यह बताया गया कि देश में लगभग 52% ओबीसी हैं। आज की तारीख में सही आंकड़ा हम सबके पास नहीं है, देश के हुक्मरानों के पास भी नहीं है, और इसीलिए जाति आधारित जनगणना की चर्चा भी खूब चल रही है। चर्चा ही नहीं, डिमांड चल रही है, और वो डिमांड खासकर बिहार से उठ रही है। आज ही लालू प्रसाद यादव ने भी फिर से दोहराया है इस डिमांड को। तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इस मसले पर साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की बात करते हुए कहते हैं कि एससी और एसटी की जनगणना आप कर सकते हैं, तो ओबीसी की जनगणना क्यों ना हो, अति पिछड़े वर्ग की जनगणना क्यों ना हो। तो ये एक अलग बात है। लेकिन यहां हम सवाल कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर से मंडल और कमंडल, यानी कि एक तरफ राम नाम का जो धुन है, यानी कि जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है, तो वही बीजेपी दूसरी तरफ कमंडल पार्ट 2 यानी कि ओबीसी को सामने साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक कोशिश और भी है, वो जय भीम बनाम जय अंबेडकर, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने उस पर कार्यक्रम किया ही था, लेकिन वो दलितों की राजनीति में भी
अपनी पैठ बनाने की कोशिश है वो बीजेपी की, वो अलग चर्चा का विषय है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज चर्चा हम ओबीसी की कर रहे हैं और सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, इन लोगों के विचारों को भी लूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबको, दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं, आप सबको फिर से एक बार नमस्कार करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और आज चर्चा हम कर रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं और जिनका पूरा का पूरा आधार ओबीसी है। और उन ऐसे आधार वाली जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनका आगे भविष्य क्या होगा जब बीजेपी सीधी की सीधी फाइट देने की कोशिश कर रही है ओबीसी आरक्षण बिल ला करके और ओबीसी आरक्षण में संशोधन करके, और जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी की सरकार यानी कि योगी सरकार जो है वो चाहे तो किसी भी जाति को ओबीसी में जोड़ सकती है। क्या कहेंगे ओवरऑल अमलेंदु जी, क्या कुछ देख रहे हैं ये मंडल पार्ट 2 में और सामने कमंडल, यानी दोनों हमारे पाले में, एक जेब में मंडल दूसरे जेब में कमंडल, और अब तो डफली बजाएंगे तो सब तरफ से वोट हमारे पाले में, हमारी झोली में। क्या ऐसा लगता है बीजेपी के लिए? देखिए राजीव जी, अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी जो है वो मंडल और कमंडल दोनों से जो है लाभ उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ना मंडल से नुकसान हुआ है ना कमंडल से नुकसान हुआ है, क्योंकि मंडल ने, मुझे लगता है, ये कमंडल को काफी मजबूत किया। और आज जितनी ओबीसी जातियां हैं गैर यादव छोड़ के, और यादवों का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बात दीगर है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने होने पर क्या ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, ये एक बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि दिनेश जी कह रहे थे कि इनके एक रंग में भी कई रंग हैं, तो ये दशानन जो कहा गया, तो ये दशानन जो है इनके 10 चेहरे हैं। तो ये 10 चेहरों में जो है ये एक चेहरा जो है वो अपने मुख्यमंत्री जी हैं ही, बड़ा वाला चेहरा, और अगल बगल जो है और 10 चेहरे जो लगे हुए हैं, तो उसमें एक चेहरे जो है ये ओबीसी के नेता भी जो है उसमें शामिल हो जाएंगे। मुझको लगता है कि इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे होगा, थोड़ा बहुत हो चाहे ज्यादा हो, ये अलग की बात है। लेकिन आज की जो स्थिति मुझे लग रही है उसमें मुझे लगता है कि इसमें होगा। और दूसरी बात यह है कि इस ओबीसी के साथ जो है दुर्व्यवहार भी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं जसवंत सैनी, उनका बयान आया है कि 39 जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, यूपी गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अब आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि उन 39 जातियों में कौन शामिल है। सबसे पहले उन 39 जातियों में काइस्ट शामिल है, जो कहा जाए कि सवर्ण जातियों में ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा जो है नौकरियों में हैं, और आज से नहीं है, अंग्रेज के जमाने से है। और अंग्रेज के जमाने से क्या, बल्कि मुगल काल से जो है नौकरियों पर उनका ही कब्जा रहा है, मतलब कब्जा नौकरी को सबसे ज्यादा उनका रहा है। तो वो जो है काइस्ट जो है वो अब इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी जी का बयान है। उसमें और भी जातियां हैं, उसमें माहौल वैश्य भी शामिल हैं, उसमें बर्नवाल जो है वो भी शामिल हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस ओबीसी लिस्ट का जो है कवाड़ा जो है वो किस तरीके से किया जाएगा और इसका असली उद्देश्य क्या है। तो असली उद्देश्य जो है वोट कवाड़ना है ओबीसी के नाम पे, और ओबीसी की लिस्ट में जो है जो बहुत सी अन्य सवर्ण जातियां उनको घुसेड़ना भी है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जो है गेम खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी काट दूसरे लोग किस तरीके से करेंगे ये देखने वाली चीज होगी। वैसे ही मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गर्व से कहो हिंदू नारा था, वो गर्व से कहो हिंदू नारा था, वो शायद ओबीसी के लिए ही था, क्योंकि गर्व उनको ही कराना था और दलितों को कराना था कि आप जो गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। मुझको ऐसा लगता है कि और उसमें जो है वो गर्व कराने में बड़े कामयाब रहे हैं, वो गर्व जो है अब करवाते रहे। आप देखिए कि सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस जो है वो दलितों के खिलाफ जो है मूल रूप से है, उसकी वैचारिकी जो है वो मतलब सामने तो रखता है मुसलमानों को दिखाने के लिए शत्रु के तौर पर, लेकिन उसका असली जो वैचारिकी है वो दलितों और पिछड़ों के ही खिलाफ है। और जैसा जयशंकर जी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मनुस्मृति चला के दिखाओ, मैंने भी कहा था कल परसों कि हिम्मत है तो मनुस्मृति चला करके दिखाओ। तो आप मनुस्मृति नहीं जलाएंगे, मनुस्मृति का आप समर्थन करेंगे और फिर कहेंगे कि हम मनुस्मृति में बदलाव करने जा रहे हैं। भाई आप कौन होते हैं मनुस्मृति में बदलाव करने वाले? फिर आप कहेंगे कि हम गीता में बदलाव करने जा रहे हैं, हम रामायण में बदलाव करने जा रहे हैं, हम रामचरितमानस में बदलाव करने जा रहे हैं, हम वेदों में बदलाव करने जा रहे हैं। तो आप ठेकेदार हैं क्या सारे धर्म ग्रंथों के, क्या बदलाव करेंगे? तो ये जो जिस तरीके से चाल चल रहे हैं, मुझे लगता है कि देखिए
ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग और खासतौर से जो कहा जाता है कि एक तरीके से खुले दिमाग के लोगों को समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है वो और ज्यादा कट्टर जो हो गया है सांप्रदायिक तौर रूप से। अभी भी जो है, जो अनपढ़ जिसे कहा जाए या कह लीजिए कि कम पढ़ा लिखा है, वो पढ़े लिखों की अपेक्षा कम जो है वो सांप्रदायिक है और इनके बहकावे में थोड़ा कम आता है। लेकिन पढ़ा लिखा जो है वो आप देखिए कि जहां जहां मतलब मध्यम वर्ग, खासतौर से जो मनमोहन सिंह के जमाने के बाद जिसकी जो थी तोंद फूली अच्छी तरीके से, विदेश का पैसा आया, खूब लंबी लंबी गाड़ियां आई और अच्छे अच्छे पैकेज मिलने लगे, वो सब इस समय जो है वो भगवा झंडा उठाए हुए घूम रहा है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, मतलब चाहे वो दलित हो या पिछड़ा हो या सवर्ण हो, कोई भी हो। हालांकि दलित पिछड़े उनमें कम है, सवर्ण ज्यादा है, लेकिन जो भी है मतलब वो पढ़े लिखे जो कहे जाते हैं, ये पढ़े लिखे हैं और दिमाग में जिनके गोबर है, वो सब जो है वो उठाए हुए इस समय झंडा वो घूम रहे हैं सब मिलाकर। तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चाल चल रही है, तो उससे दूसरे लोग कैसे निपटते हैं ये देखने वाली चीज होगी। और मैं फिर कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी की राजनीति करने की बात जो लोग करते हैं, तो पहले तो मूर्तियां लगाना बंद करने की बात करेंगे, उन्होंने ओबीसी की राजनीति करनी है। आप पदोन्नति में आरक्षण का विरोध भी करेंगे और उसके बाद फिर आप दलित दिवाली भी मनाएंगे और उसके बाद जो है आप ओबीसी जातियों को एकजुट भी करेंगे, तो ये सब नहीं चल पाएगा। क्योंकि ये सब काम जो करने के हैं ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि धूर्तता जो है वो दूसरे लोग लेके नहीं आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरों को जो है स्पष्ट होना होगा अपने एजेंडे पर कि आपको आखिर करना क्या है। अगर आपको ओबीसी की राजनीति करनी है तो ओबीसी के लोगों से बात कीजिए, उनके मुद्दे पे आप एकजुट रहिए, उनके मुद्दों को उठाइए आप और उस पर दल रहिए। लेकिन आप चाहेंगे कि इधर से भी थोड़ा मिल जाए, उधर से भी थोड़ा मिल जाए, तो जो आपके पास है वो भी जो है दूसरे पाले में चला जाएगा। मुझको ऐसा लगता है, बाकी आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना मुझे तय लग रहा है कि जो राजनीति उत्तर प्रदेश की जा रही है तो अब धीरे धीरे धर्म और जाति के सांचे में ही बढ़ती हुई जा रही है। और जो कोरोना मिसमैनेजमेंट का मुद्दा था, कानून व्यवस्था में खराबी का मुद्दा है, एक जाति विशेष की दबंगई और उसकी गुंडागर्दी का मुद्दा है, पुलिस के अत्याचार का मुद्दा है, ये सब जो है नेपथ्य में चलते चले जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छे नहीं है राजनीति हिसाब से ही अच्छे नहीं है, क्योंकि अलग अलग खेमों में बंटना और जिस प्रकार वहां की का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जो नजरें डाल रहे हैं, उस पर जो इशारा कर रहे हैं अमलेंदु जी, ये वाजिब है और इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो अपने कमेंट लिख रहे हैं। सीमा खातून हैं, मदीना का मुसाफिर हैं, सवाई सिंह हैं जो बीजेपी जिंदाबाद लिख रहे हैं, असलम चिश्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र मलिक जुड़े हुए हैं, नसीम हजरत हैं और ऐसे ही बहुत सारे साथी, फैजुर रहमान हमारे साथ में हैं, फिर प्रशांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, उस्मान खान जुड़े हुए हैं, नरेंद्र पाल जुड़े हुए हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार। उसके अलावा फिर आपसा खान जुड़ी हुई हमारे साथ में, राम नारायण मेघवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम नारायण मेघवाल जी लिख रहे हैं कि रीढ़ विहीन विपक्ष है, बीजेपी सभी तरह के हिंदुओं को मैनेज कर लेगी और विपक्ष जैसे है वैसे ही रहेगा। अफजल मोहम्मद भी हैं, तो असलम चिश्ती लिख रहे हैं उपाध्याय जी सही कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं कि आज उद्धव ठाकरे राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा उन्होंने की है, बीजेपी को करारा जवाब दिया है। जो राजीव गांधी खेल रत्न की बात ये कर रहे हैं, जिसको बदल करके इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम रख दिया है। सुशील मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं सरकार का विरोध करना हमारा शौक नहीं, बस देश को बर्बादी से बचाने का जुनून है। तो सब रंजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे, कायम खान हैं, उर्मिला हैं हमारे साथ में जुड़ी हुई, और प्रदीप कुमार भी हैं हमारे साथ, बलवंतरे बारोत हमारे साथ हैं, उर्मिला नायक हैं, घनश्याम लिम्बाडिया भी हैं। तमाम साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रदीप यादव भी जुड़े हुए हमारे साथ और कार्यक्रम में हम आज चर्चा कर रहे हैं खासकर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी की राजनीति, और वो भी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कमाल करेगी और खासकर बीजेपी के लिए। इसलिए बीजेपी की चर्चा यहां पर, क्योंकि इस जो सबसे मानसून सत्र जिसमें एक तरफ
तरफ विपक्ष काफी मजबूत दिखाई दिया, मजबूती के साथ अपनी बात सदन के अंदर और सदन के बाहर रखता हुआ विपक्ष दिखाई दिया। हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी और अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक विधेयक, ऐसा विधेयक, ओबीसी विधेयक, ओबीसी संशोधन विधेयक, उसको ला करके विपक्ष को भी यहां पर शांत कराता हुआ जो पक्षपात है यानी कि बीजेपी है वो कराती हुई दिखाई दी। यानी कि मोदी सरकार जो है वो यहां पर एक मत सबको करती हुई दिखाई दी और चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों में यह विधेयक पारित करा दिया गया। इस बिल के पारित होने के साथ ही अब राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से अपने अपने राज्यों में आरक्षण दे सकती हैं। हालांकि विपक्ष ने यह कहा है कि 50% से ज्यादा इसे बढ़ाया किया जाए, 50% कम है। कई राज्य हैं, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहां मराठा आरक्षण को लेकर के भी चर्चा होती है, राजस्थान है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों को तकलीफ है और चाहते हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए और अब पूरी बात केंद्र सरकार के ऊपर आ गई है। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण संशोधन आरक्षण बिल जो है वो पास हो चुका है। अब ये नए कानून में दाखिल हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा और इसके साथ साथ सबकी नजरें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी और बसपा की नजर भी पिछड़ा वर्ग पर है, ओबीसी पर है। अखिलेश यादव जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करके ओबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं मायावती ने ओबीसी जनगणना की मांग करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और वो मायावती जो है वो ओबीसी जनगणना की बात कर रही हैं। इधर मुहिम में आगे आने के लिए तत्पर हैं जदयू के लोग यानी जनता दल यूनाइटेड के लोग, जिसके लीडर आप जानते हैं नीतीश कुमार है बिहार में, और दूसरी तरफ आरजेडी भी है यानी कि जिसके लीडर अभी बाहर हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आप जानते हैं। तो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी जो है वो दखल, ओबीसी राजनीति और इर्द गिर्द घूम रही है। जयशंकर जी, सवाल ये है कि क्या बीजेपी के दांव को, ये जो ओबीसी के दांव को ये पार्टियां चुनौती देंगी आने वाले समय में, या आज ही चुनौती दे रही हैं? क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और इस दांव में अगर देखें तो जितने भी दल जिनका नाम मैं गिना रहा हूं, खासकर समाजवादी पार्टी है, अगर बिहार में देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड है जिसके साथ बीजेपी की सरकार है, आरजेडी है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जाए तो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, ये तमाम दल क्या सब चुनौती दे पाएंगे इस चुनौती को, या इस पार्टी बीजेपी का जो ये दांव है उसको फेल कर पाएंगी ये पार्टियां? क्या कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दांव खेला है, इसके जोखिम भी है और इसके लाभ भी है। जोखिम यह हो सकता है कि जो सवर्ण जातियां आंख मूंद करके आपके साथ रहती थी, उनमें थोड़ा सा पुनर्विचार हो सकता है। ये तो वही है, अगर यही करना था तो मुलायम सिंह क्या बुरे थे या मायावती क्या बुरी थी, वो तो बल्कि हमको सम्मान भी दे रही थी। तो अगर यही स्थिति रहनी है तो फिर ये बात है। दूसरी बात यह है कि जैसा अभी अमरेंदु बता रहे थे ना कि वो 39 जातियां जो है नई है जिनको शामिल किया जा रहा है ओबीसी की लिस्ट में, तो इन 39 जातियों में से जैसे मान लीजिए कायस्थ की बात हुई या बरनवाल वैश्य के लोगों की बात हुई है, ये लोग परंपरागत तौर पे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े हैं। अगर उनका समावेश नहीं भी होता तो भी वो भाजपा के साथ ही उनका बड़ा चंक रहता। लेकिन अब थोड़ा और उत्साह से हो सकता है कि उसके लोग होंगे, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया होगी वो अन्य पिछड़ी जातियों का जो पुराना जो परंपरागत अभी तक जातियां हैं उनमें भी प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि 49% में ही दलित हो गए हैं, 22%, 22.5%, 27% करीब ओबीसी हो जाएंगे। तो जो 27% पहले से ही जातियां हैं उनको जो मिलता था उसमें अब 39 और जुड़ जाएंगे। यानी एक कमरे में अगर 79 लोग रह रहे थे, अब उसमें 39 लोग और आ जाएंगे रहने के लिए। तो फिर जो कुशवाहा है, जो चौहान है, जो ये नोनिया है, जो निषाद है, जो कुर्मी है, ये सारे लोग फिर इनके सामने हो जाएगा कि बाप रे बाप, तो हम लोग को खत्म कर देना, हमारा भी खत्म हो जाएगा। तो एक इसका खतरा भी है और लाभ भी है कि भाई ठीक है, जो फेल हो जाएंगे। दूसरी बात एक और, जैसे मैं बार बार कर रहा हूं, एक बार बहुत पहले की बात है, राहुल गांधी बुंदेलखंड के दलित बस्ती में भोजन करने गए।
हम किसी टीवी चैनल पर थे तो पूछा था हमसे कि साहब इसका क्या असर पड़ेगा, दलित समाज कितना कांग्रेस की तरफ फिर से मुखातिब होगा। तो हमने उस समय यही कहा था कि देखिए, राहुल गांधी दलित हितैषी बनने की बात कर, और एक दलित की बेटी वहां पे मुख्यमंत्री बनी हुई बैठी। आज वही हालत यह है कि जो दिखावे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जो है वो अन्य पिछड़ी जातियों के तरफदार बन करके उभरने की कोशिश कर रही है, उनकी हितैषी बनने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हो, ये ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, या ये लोग उन पार्टियों के मतलब उन जातियों के नेता है, ये उनके जो है सब कुछ है। मतलब एक तरफ आप हितैषी हैं, दूसरी तरफ उनके ही लोग हैं। तो इसमें से अगर चुनना होगा तो जाहिर सी बात है लोग किसको चुनेंगे, ये सोचने वाली बात हो सकती है। लेकिन एक वही जो मैंने कहा कि आपका कमिटमेंट नहीं है, आप सिर्फ दिखावे के तौर पे चाहते हैं कि दिखा दें कि हाँ जी हमने 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से लिए अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, उसमें से 6 जो है वो ओबीसी और दलित जातियों के। लेकिन असल बात यह है कि इसका लाभ मिलेगा किसको और कहां मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा और अभी भी कह रहा हूं, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकारी नौकरियों पे रोक लगी हुई है, पीएसयू दिन ब दिन डिसइन्वेस्ट हो रहे हैं, उनको निजी क्षेत्र के हाथों में बेचा जा रहा है। तो नौकरियां हैं कहां, नौकरी मिलेगी कहां। रेलवे में कब से नियुक्तियां बंद पड़ी हैं, डिफेंस में कब से नियुक्तियां बंद पड़ी हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं। तो आप कहने के लिए आप 100% रिजर्वेशन दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब कहीं रिजर्वेशन का कोई नौकरी ही नहीं रहेगी तो फिर मिलेगा कहां। निजी क्षेत्र तो देने वाला नहीं है, निजी क्षेत्र तो अपने हिसाब से तय करेगा। तो असली बात वो है, वो लगता है कि विपक्ष के लोग जो हैं इस काम में जुट जाएंगे, बताने में जुट जाएंगे कि भैया आपके पास नौकरी है कि नहीं है, जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि भाई आप दत्तात्रेय होश बोले जी, आज ही की तारीख को आप घोषित कर दीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को कितने परसेंट रिजर्वेशन होगा, 30%, 40%, 10%, 20%, कुछ तो आप कर दीजिए। एक भी नहीं है। आप चित्पावन ब्राह्मणों के संगठन हैं, आप उत्तर भारत के ब्राह्मणों को भी अपने तरजीह नहीं देते हैं। आप इस देश में पेशवाई राज कायम करना चाहते हैं, चित्पावन ब्राह्मणों का राज कायम करना चाहते हैं, जिसमें मायावती, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, पिछड़ी जातियों, दलित जातियों के लोगों का उभार बर्दाश्त नहीं होता है। ये सारी बातें आपके दिमाग में है, आपकी मनुस्मृति में है। जैसे अमलेंदु भी कह रहे थे ना कि भाई अगर आपका कमिटमेंट है, आप बढ़ रहे हैं मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं, सामाजिक न्याय, हम मंडल को नहीं मानते, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय में सबको न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय की बात अगर आप करते हैं तो पहले दिन, जिस दिन आप मनुस्मृति जलाएंगे, हम आपके सामने आकर के खड़े होंगे, दंडवत होकर खड़े। जिस दिन आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कह देंगे कि अगला सर संघचालक जो होगा कोई पिछड़ी जाति का होगा या दलित जाति का होगा, उस दिन हम आपको दंडवत करने नागपुर तक चले जाएंगे। ये हम घोषणा कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन चूंकि आप कालने में हैं, आप दिखावा करके, किसी तरह से दिखावा करके भरमाते हैं लोगों को कि लड़ाई जो है उनकी लड़ाई कहीं और डाइवर्ट हो जाए, तो इसलिए वो बात तो बनने वाली नहीं। जब भी, चूंकि मैंने कहा ना कि एक जमाना था जब लोग इस तरह के भुलावे में आ जाते थे, देखते थे हाँ जी हमारी जाति के जगजीवन बाबू हैं, हमारी जाति के कमलापत त्रिपाठी हैं, हमारी जाति के फलाना है, तो हम भी उसी पार्टी के साथ चलेंगे। लेकिन बाद में पता लगता था कि अरे बाप, इनके रहने के बावजूद हमको नौकरी तो कहीं मिली नहीं, रोजगार तो हमको कुछ मिला नहीं, इनको मिल गया, इनके परिवार के लोगों को मिल गया, लेकिन हमको क्या मिला। तो अगर वो बात आज का नौजवान जो है, आज का दलित युवक जो है, आज का ओबीसी युवक जो है, वो ये सोचता है कि भाई हमारा भविष्य क्या है, हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके भी जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिक बात यहाँ ये बातें सोच करके होगा। और दूसरी बात यह है कि बाकी जो पार्टियां हैं, देखिए जैसे अब सवर्णों के बारे में कहा, सवर्ण लोग क्या करेंगे। मायावती ने एक चारा फेंक दिया है ब्राह्मण सम्मेलन और ब्राह्मणों को फिर से लुभाने के लिए। अखिलेश यादव भी कई बार देखा मैंने कि क्या परशुराम जयंती कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ करके टिकट वितरण में हमको लगता है कि दोनों दलों में, मायावती भी और अखिलेश भी, इस बार सवर्ण लोगों को ज्यादा टिकट देंगे, लोग दे सकते हैं लोग, ये लोग। तो एक तरफ ये भी है कि बीजेपी को भी खतरा दिखाई दे रहा है कि भाई पता लगा कि जात भी गंवाए और भात भी न पाए। मतलब जो आप कर रहे हैं तो उसके आपके पास दोहरे जोखिम भी है कि आप
पता लगा जिसके लिए आप कर रहे हैं वो तो आया नहीं, जो आपके पास था वो छिटक के चला गया। कांग्रेस इसी की सजा भुगत रही है। तो वो अगर भाजपा का हाल हो जाए तो इसमें कोई बहुत फर्क नहीं होगा जी। भाजपा का हाल है। लेकिन सवाल यहां यह है, दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा, 50% से ज्यादा जो आरक्षण की मांग करने वाली जो पार्टियां हैं उनके कुछ नाम आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी, जिन लोगों ने कहा है कि ये जो ओबीसी है ये 50%, ये ओवरऑल जो आरक्षण जो है अपने यहाँ, ओबीसी तो 27% है, लेकिन 50% से ज्यादा रखा जाए ताकि इसमें ओबीसी को फायदा हो। जैसे भी जयशंकर जी बता भी रहे थे कि जो 79 यानी 79 जो जातियां हैं उनको तो आप एक कमरे में अगर 79 लोगों को बैठा दिए और उसमें कह रहे हैं कि नहीं जी अब 39 और बैठ जाओ, तो वो कहां जाएंगे। या बांटने की अगर बात है कि एक रोटी पहले इतने लोगों को मिलती थी 79 लोगों को, अब वो रोटी जो है वो 39 लोगों को और भी, मतलब 118 लोगों के बीच वो रोटी अगर बटेगी तो फिर किसको कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। और एक बात और भी है, जैसे अभी बता भी रहे थे जयशंकर जी की कुछ ऐसी जातियां हैं, कायस्थ हैं या और भी कुछ एक जातियां बता रहे थे, ये जो जातियां हैं जो कि ऑलरेडी बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, बीजेपी के वोटर रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग, और ये भी अगर आ जाते हैं तो ठीक है, आप उनके सपोर्ट में रहे हैं, आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आप किसी न किसी के बेनिफिट को खा भी रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। तो इफ्स एंड बट्स, इसके जो फायदे और नुकसान होते हैं ये हम सब जानते हैं। लेकिन 50% से ज्यादा मांग रखने वाली जो पार्टियां हैं उसमें सबसे ऊपर है कांग्रेस है, उसके अलावा बीजू जनता दल है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी है, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू है, अपना दल है, तेलुगु देशम पार्टी है और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM समेत और भी कई दल हैं, जो कि इन लोगों ने कहा है कि 50% की सीमा को खत्म कर दिया जाए। और ये तमाम दल जो हैं अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में उन जातियों को अपने पाले में करना चाहते हैं। जैसे जो लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं ये पार्टियां उन राज्यों में, जैसे कुछ राज्य, जैसे अभी शुरुआत में मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा था, मराठा आंदोलन की, मराठा आरक्षण आंदोलन जो चल रहा है वहां उसकी बात, तो मराठा जो हैं वो मांग रहे हैं आरक्षण, हरियाणा में जाट मांग रहे हैं आरक्षण, कर्नाटक में लिंगायत मांग रहे हैं आरक्षण, फिर राजस्थान जाइए तो वहां गुर्जर मांग रहे हैं आरक्षण, आप गुजरात जाइए तो वहां पटेल मांग रहे हैं आरक्षण। तो समय समय पर ये सब जो हैं अलग अलग समय पर न सिर्फ आरक्षण मांगते रहे हैं, अपनी मांग को आंदोलित भी करते रहे हैं, आंदोलन में परिवर्तित करते रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए आंदोलन इन लोगों ने किया है। ऐसे में बीजेपी के पास, अब जहां इसमें से कुछ राज्य हैं जहां बीजेपी है, जैसे गुजरात है, बीजेपी के पास इन समुदायों के लिए क्या जवाब हो सकता है। एक तो ये क्योंकि अगर हम अब देखें अभी दिनेश जी की उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव का फायदा बीजेपी लेगी और उसके बाद बाय बाय, लेकिन उसके बाद बाकी राज्यों की बारी आएगी, तब बीजेपी क्या करेगी। क्योंकि अब ये एक ऐसी आग है जिसको कि हम लोग थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, ये मंडल पार्ट 2 है। और जिस आग की बात थोड़ी देर पहले जयशंकर जी बता भी रहे थे कि कैसे राजीव गोस्वामी ने खुदकुशी करने की, आत्मदाह करने की कोशिश की थी और आधा से ज्यादा शरीर जल गया था, ये 90 की बात, 90-91 की बात है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 90 की बात है। उस समय हम भी छोटे छोटे थे, उतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी तो बात वही है कि जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जो एक आंधी, एक आग चली थी, जो आंदोलन था, उस आंदोलन की परिणति हम लोगों ने देख ली है। अब ये दूसरी परिणति ये है कि कानून के रूप में ऑलरेडी सामने है, लेकिन डिमांड इतने हैं कि इसकी भरपाई राज्य सरकारें जो हैं वो कैसे करेंगी। राज्यों के पास में उतना बड़ा, मतलब रबड़ को ऑलरेडी आप एक्सटेंड कर चुके हो, खींच चुके हो, अब तो टूटने की नौबत आ गई है। क्या कहेंगे ओवरऑल, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाहर जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद की परिणति, उसके बाद की जो परिस्थिति होगी उसकी बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल सही है कि इसकी लंबी चलेगी लड़ाई, अभी ये नई शुरुआत है इसकी। देखिए, जो हमारे राजनीतिक दलों का चरित्र रहा है उसमें जो बड़े जातियां जिनको कहा जाता है उनका वर्चस्व रहा है, और इस लिहाज से और इरादतन इन लोगों को जानबूझ करके परेड धकेला गया, पिछड़े वर्ग के लोगों को, उनको आगे आने नहीं दिया गया। उसका उदाहरण है इवन समाजवादी पार्टी में भी बहुत पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत आगे नहीं आ पाए, सारे लोग। वो वहां भी मुलायम सिंह जी के राज्य में वो यादवों का वर्चस्व सही रहा उसमें और बाकी हो रहा। भाजपा में तो खैर कहना ही क्या है, कांग्रेस में भी कहना क्या है।
तो इसलिए इसको एक नेचुरल प्रोसेस है। ये जो आक्रोश है, ठीक आप देख रहे हैं कि साहब जातियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो एक वर्ग को मैं व्यक्तिगत रूप से जाति के आधार पर इस तरह के आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं। योग्यता ही आधार होना चाहिए, लेकिन जब इन जातियों में से योग्य लोगों को भी परे धकेला जाएगा तो ऐसी स्थितियां आएंगी, और वो आ गई। तो ये अभी एक नई प्रोसेस शुरू हुई है, ये लंबी जाएगी जैसे आप सोच रहे हैं। देखिए, अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कमंडल में तिलक लगा करके पंडित जी बैठे हुए हैं, पालती मार करके, जेलों में पकड़ करके। भारतीय जनता पार्टी के कमंडल में तलवार पकड़े ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, क्षत्रिय महाराज बैठे हुए हैं। आजकल तो उनका बहाना बदल गया, वो शर्मड़ा की और वो क्या करते हैं, भगवा पहन के भी बैठते हैं, और वो तलवार चलाने के बाद शब्द बाण चलाते हैं। हमारे योगी जी श्री के लोग वहां ठाकुरों के नए अवतार वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर तराजू लिए हुए सेठ जी बैठे हुए हैं। अब उनके ऊपर आप डालोगे फावड़ा लिए हुए आदमी को, कुदाल लिए हुए आदमी को, भाला लिए हुए आदमी को, जाल लिए हुए आदमी को, नाव खेलने वाला नाव की पतवार लिए हुए आदमी को। और आप ये देखिए कि जो फौज में हमारे पुलिस में जो बहुतायत है वो इसी वर्ग से, वो उनके पास बंदूक भी है भाई साहब। अब इन सबको अपने कमंडल में जाओगे भाई साहब तो आपका कमंडल न फूट जाए, मुझे तो लग रहा है। और कमंडल फूटेगा तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये कहानी कुछ इस तरह बन रही है। बहरहाल ये सही मैदान सज रहा है। जो हो रहा है मुझे इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, और भगवान ये राजनीति चलती रहे तो अच्छी बात है। इसमें अब नए समीकरण आ रहे हैं। देखिए कि अब राजभर जी हैं, अब तो इनकी छोटे खिलाड़ियों के कुछ बड़े खिलाड़ियों को पकड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी जी के साथ में देख लिया, देख लिया, और उनने फिर मीम साहब के साथ भी नाटक आधा अधूरा खेल करके देख लिया। अब वो देखिए उनको दोनों लोग समेटने के मूड में है, अखिलेश भाई साहब भी और ये हमारे योगी जी के मोदी भाई साहब भी। लेकिन जो स्थितियां बन रही है, राजभर साहब मुझे लगता है उनको अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सौदेबाजी कुछ मोटे किस्म की है। संजय निषाद हैं, उनके मुकाबले वो साहनी जी को लाएंगे बिहार से यहाँ पर मैदान सजाने के लिए। वो भी जो सानी लिखते हैं उनके साथ जाएंगे तो खेल खेलेंगे भाजपा। इसमें भी बहुत सारे खेल होने वाले हैं, और अभी ये शुरू हुआ है खेल, और नए नए आयाम भी देखने को आएंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का खेल ये है कि भाई जो ये लोग हैं, जो मजबूत कमजोर और मजबूत हैं, उनको कुछ अलग थलग कर दिया जाए, और वो अलग थलग कर वो उधर से वोट काटेंगे। और इधर जो मुलायम सिंह जी के परिवार का जो समाजवादी पार्टी का जो मामला है, उसके साथ जो कुंबा जुड़ रहा है, उससे वो बहुत अवेयर है। वो समझ रहे हैं कि चुनौती तगड़ी होने जा रही है। तो अगर लड़ाई इन समीकरणों में उलझी रहे तो ठीक है। वैसे राजीव जी, मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, अंतिम दौर में इस चुनाव में जो निर्णायक लोग होंगे वो होंगे संघ का काडर, और इसमें आसपास के राज्यों से भी पूरी फौज लगेगी। हरियाणा की फौज आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, दिल्ली की फौज आपको बाकी यूपी और पॉलिसों में दिखाई देगी, इधर उधर की बिहार की फौज यहां पर आएगी उनकी। तो एक तो उनकी वो फौज हो गई, दूसरी उनकी फौज होगी, दूसरी उनकी ताकत होगी, उनका धन। भारतीय जनता पार्टी उस मुकाबले चुनाव लड़ेगी, है जी। उसके बाद उनका जो देखते हैं कि योगी जी जिला निर्वाचन अधिकारियों का चयन किस तरह सेटिंग कैसे करते हैं, एसएसपी कैसे तैनात किए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि कैसा मैदान सजने जा रहा है, चुनाव कैसे करवाए जाएंगे। और ठीक है, जो फोर्सेज है हमारे पास, उनका भी बहुत हद तक इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो चुनाव अंतिम चरण में मुझे लगता है ये फैक्टर चुनाव में बहुत हावी होने जा रहे हैं। बहरहाल इस समय के हमारे खेलने के लिए और हमारी बातें करने के लिए अच्छा मुद्दा है ओबीसी वाला मुद्दा, और ये अच्छा है। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है एक तरह से, और ये अच्छा डेवलपमेंट है अगर ये चले और इस पर ही बहस केंद्रित रहे, और समाज में जो दबे कुचले या पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाने की बात आए, एक सामाजिक न्याय की राजनीति की बात हो, तो अच्छी बात है। फिलहाल ठीक ही चल रहा है, अब देखना आगे क्या क्या गुल खिलाते हैं ये लोग। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इनका खेल कौन जाने कि कब क्या कर बैठते हैं।
जी राजीव जी, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कब क्या कर बैठे ये देखना होगा। लेकिन अमलेंदु जी, ओवरऑल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी और उसमें भी अब बीजेपी का ये दांव, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? और खासकर जब शुरुआत की थी दिनेश जी ने इससे पहले अपने वक्तव्य में, याद होगा कि अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने कहा कि छोटी छोटी पार्टियां जो हैं उनको वो जोड़ने के लिए आगे आए, और उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने कि जो छोटी पार्टियां, ऐसी पार्टियां हैं, वो अगर वो करना होगा, अगर गठबंधन करना होगा तो हम उनके साथ करेंगे। और यहां से कुछ दूसरी शुरुआत शायद हो सकता है कि बीजेपी को लगी हो ऐसी बात, और एक मौके की तलाश तो रहती है। बीजेपी की अपनी रणनीति है, चुनाव के समय उनकी रणनीति कैसी रहती है ये हम सब ने देखा है, और कई बार कुछ ऐसे मौके, ऐसे वाकये भी हो जाते हैं जिससे बीजेपी को और भी ज्यादा फायदा हो जाता है। ये सब पिछले चुनाव दर चुनाव हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये पूरी की पूरी सोची समझी रणनीति आपको लगती है जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर के, जो आज अगर देखें तो सीधी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा बसपा है, कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, उसके अलावा अपना दल है, निषाद पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तमाम पार्टियां जो हैं, इन सबको किनारे लगाने की कोशिश ओबीसी की राजनीति से जो है, जिसको लेकर के आई है बीजेपी करने की कोशिश है। और दूसरी बात, कितनी सफल होती हुई दिखाई दे रही है अगर आज से 5 महीना आगे देखें हम तो? देखिए राजीव जी, उसकी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश अपनी जगह अच्छी है, मतलब इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि उसने दांव बहुत अच्छा खेला है, इससे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। बाकी ये कितना कारगर होगा या कारगर नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी से हम लोग, मुझे लगता है कि कोई भी ये भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो उसने दांव फेंका है, इसकी काट दूसरे लोगों को निकालनी होगी, वो कैसे इसकी काट निकालती है ये देखने वाली चीज होगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि दूसरे लोग भी जो है वो अपने एजेंडे के प्रति स्पष्ट नहीं है, और इस तरीके की धूर्तता जो है वो अपना एजेंडा छुपा के रखना और दूसरे एजेंडों को सामने रख करके अपना एजेंडा चलाना, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। तो यही जो है सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। जहां तक अखिलेश यादव छोटी पार्टियों से बात करेंगे या कर रहे हैं या करते रहे पिछले चुनाव में, बहुत अच्छी बात है कि आप छोटी पार्टियों से बात करते हैं, लेकिन वो छोटी पार्टियां कौन है? सबसे बड़ी बात यह कि उन छोटी पार्टियों को साथ में लेने के लिए जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है, उसके पास देखिए बहुत सी चीजें हैं जिनसे वो इन छोटी पार्टियों को साधेगी। उसके पास नमो नारायण है, वो क्या अखिलेश यादव के पास है नमो नारायण देने के लिए? उसके पास सीबीआई है, उसके पास ईडी है, उसके पास तमाम चीजें हैं। तो क्या वो अखिलेश यादव के पास है वो चीजें? तो जो चीजें अखिलेश यादव के पास या मायावती जी के पास नहीं हो, जिन चीजों से अखिलेश यादव और मायावती दोनों को डर लगता हो, तो उन छोटे लोगों को साथ लेके कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाएंगे? अब कोई इतना बहादुर निकल आया छोटा जो है, लेकिन बात यह कि बहादुरी तो ठीक है, बहादुर तो होंगे छोटे दलों के लोग, लेकिन उनकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को कौन पूरा कर रहा है? तो मुझे लगता है कि वो जरूरतें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही पूरी कर रही है। और आप देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर के लगातार बयान आए और वो बयान इधर से उधर पलटते रहे, कभी मीम के साथ, कभी अखिलेश यादव की तारीफ, कभी योगी आदित्यनाथ के साथ जाना, तो ये सब जो तरीके सब चल रहे हैं, आप देखिए समय आते आते आखिरी समय तक के मुझे लगता है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के पासंगे में ही बैठेंगे तराजू के। ये कोई जो अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएगा। तो अब अगर इनको ही अपनी जातियों का लीडर मान लिया जाए कि इन्हीं के पास वोट है, तो मुझे लगता है कि फिर तो मामला ठीक नहीं है। बात वही है जो दिनेश जी ने भी कहा कि भाई समाजवादी पार्टी ने भी अपने दूसरे नेताओं को जो अदर ओबीसी थे उनको तैयार नहीं किया, जबकि ये नई सपा की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ भी थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहिए कि नई सपा पुरानी सपा का अंतर भी करना होगा। मुलायम सिंह यादव की जो सपा थी, उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने तमाम छोटी ओबीसी जातियों में लीडरशिप पैदा की। मैं कई नाम गिना सकता हूँ। धनीराम वर्मा उन्होंने तैयार किए, उन्होंने रामाश्रय विश्वकर्मा तैयार किए, उन्होंने दयाराम प्रजापति तैयार किए। तो कई ऐसे जो है उन्होंने जो थे वो छोटी छोटी जातियों से और लेकर के आए, जिनको कोई पूछता नहीं था राजनीति के अंदर, उनको मुलायम सिंह यादव ने तैयार किया। लेकिन अखिलेश यादव की चारों तरफ जो कॉकस जमा हुआ है, उसको सिर्फ भैया ये जवानी तेरे नाम कुर्बान जो, इसके अलावा कोई दूसरी सब शब्द सूझता ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर बहुत मैच्योर होने की आवश्यकता होगी, तभी जो इस आप भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह से आप लड़ाई लड़के और पार जा सकते हैं। और हालांकि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव में जो है प्रौढ़ता आ रही है, चूंकि इतने झटके लग चुके हैं और सब वो देख चुके हैं कि क्या क्या सब चीजें हैं।
तो इधर के जो हाल फिलहाल जो क्रियाकलाप उनके, उससे लगता है कि यहाँ उनमें प्रौढ़ता आ रही है और विजन जो है थोड़ा शायद क्लियर हो रहा है, और नहीं होगा तो 5-6 महीने में और क्लियर हो जाएगा। तो चूंकि ये 5-6 महीने का जो समय है, जो ये एक तरीके से कहा जाए कि संक्रमण काल है, या कहिए कि ये जो कत्ल की रात वाली जो मुहावरा है, तो ये वो कत्ल की रात जो है 5-6 महीने की जो है, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी और सब चीजें होंगी। बहरहाल मैं फिर यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से लड़ने के लिए दूसरे लोगों को अपने वैचारिक तौर पर स्पष्ट होने की आवश्यकता है, अपने दरवाजे खिड़की सब जो है ठीक ठाक रखने की आवश्यकता है। और अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे, अपने कैडर के लिए ध्यान नहीं देंगे, आपका कैडर भी अगर वही भाषा बोलेगा जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर बोलता है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। और मुझे लगता है कि इस मसले पर बसपा की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, बसपा का तो कैडर अपना है और उनको बसपा वो जो सिखाया जाता है उनका कैडर अपना ठीक है अपना, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो बड़ी दिक्कत जो है उनके कैडर की शिक्षण की है, और वो मुझे लगता है कि वो उनके साथ काफी दिक्कत है। और जब तक कि वो चीज पूरी नहीं होगी, अभी भी समय है, बहुत सी चीजें हो सकती है। 5000 लोगों को एक साथ बैठा के जो है नेताजी का भाषण कराने से प्रशिक्षण नहीं हुआ करता है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी पॉलिसीज क्या है, उन पर जब तक कि आपका कार्यकर्ता स्पष्ट नहीं होगा, उसे ये मालूम नहीं होगा कि हमारी पार्टी जो इस पॉलिसी पे क्या करने जा रही है, और सोशल मीडिया पे जब बातें लिखता है तो वो क्या बातें लिखता है, उसका असर बहुत पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षण भी जो है समाजवादी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को कराना चाहिए कि उसकी पॉलिसीज क्या हैं और किन पॉलिसीज पे वो काम करेंगे, तभी आप जो है भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ सकते हैं। मतलब ठीक है, आप दूसरे नंबर की पार्टियां रह जाएंगे दूसरे नंबर की। तो मुझे लगता है कि ये तैयारी जो है निश्चित तौर पर करनी चाहिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी को ईमानदारी से हटाना चाहते हैं, उनको भी जो है दूसरे विकल्पों पर तैयार करना चाहिए कि आज कौन जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की स्थिति में है, जिसको कि थोड़ा सा पुश देकर के किया सकता है। क्योंकि देखिए नाराजगी लोगों में बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा है। और ये सब जो भारतीय जनता पार्टी भटकरम कर रही है, ये तमाम तरीके के कि कभी ओबीसी बिल पास कर दो और कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, तो ये सब उस नाराजगी से जो है धीरे धीरे ध्यान मोड़ने की एक कोशिश है। और उसमें ये कितनी सफल होती है नहीं होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से जो उसकी प्रशासनिक कमजोरियां हैं और उसका जो मिसमैनेजमेंट कोरोना को लेकर के, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो जिस तरीके से उसने मिसमैनेजमेंट किया है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है, उस पर अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं रखेंगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा। और इन चीजों से ध्यान जो है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात की जा रही है, इन मुद्दों का जरूर रखिए। बाकी आपकी जो है नीतिगत पॉलिसी क्या है, क्या आपको बात करनी है, क्या करना है, वो सब आप अपना स्पष्ट रखिए। लेकिन जो असली जो मुद्दे हैं जिन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि मरने वाले जो थे वो ओबीसी भी थे, दलित भी थे और हिंदू भी थे, सब थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी अब आगे क्या होगा राजीव जी, ये तो इन पार्टी को तय करना है, हम लोग को बैठ के यहाँ से एक एनालिसिस कर सकते हैं। जी ये वक्त बताएगा, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक सवाल लेकर के जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल इसलिए क्योंकि अभी जब बात कोरोना काल की कर रहे थे अमलेंदु जी, कोरोना काल के समय अभी से 2 महीना पहले और उसके बाद भी मतलब योगी आदित्यनाथ को बदलते हुए कई लोग देखना चाहते थे। कई लोग क्या खबरें यही चल रही थी कि अब तब वो हटा दिए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ की जगह पे कोई नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। एक अलग तरह की राजनीति, अलग तरह की रणनीति हम लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जग हंसाई हो चुकी थी और उसी कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे लाशें तैर रही हैं नदियों में, कैसे नदियों के किनारे दफन हो रही हैं लाशें। ये तमाम चीजें हम लोगों ने देखी हैं आंखों से, फोटो के द्वारा, और दुनिया ने देखी है। लेकिन उसी के बाद अब एक दूसरी प्लानिंग, एक दूसरी रणनीति यहां दिखाई दे रही है, जिसमें 3 अलग अलग कैटेगरी से लोगों को, वोटर्स को अपनी ओर खींचने और बांधने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से, वो साफ एक स्ट्रेटेजिकली आप देखिए तो कितनी एक रणनीति, जो स्ट्रेटेजी है वो साफ यहां दिखाई दे रही है। पहली रणनीति अगड़ों को अपने पाले में करने के लिए, और अगड़े ही नहीं उसके साथ साथ पूरा का पूरा जो हिंदू वर्ग है उसको पाले में करने के लिए अयोध्या को धीरे धीरे आगे सामने लाया जा रहा है। दूसरी चीज ये कि पिछड़ों, दलितों को खासकर अपने पाले में लाने के लिए जय भीम की जगह पर जय आंबेडकर का नारा बुलंद करने किया जा रहा है। और तीसरा अब आ गया बीच का पार्ट, यानी ओबीसी को अपने साथ लाने के लिए आप ओबीसी आरक्षण की पूरी जिम्मेदारी अब राज्यों को सौंप चुके हैं। तो ये भी एक, तो तीनों तरफ से आपने अपने वोटर्स को बांध लिया है। इसके बाद भी
आपको क्या लगता है जयशंकर जी, एक लंबा अनुभव है, सारी चीजें भाजपा के पक्ष में आज की तारीख में दिखाई दे रही हैं, और जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि ये जो छोटे छोटे दल हैं बाकी हैं वो भी कल को वहीं बैठे हुए दिखाई देंगे, इन्हीं के समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद भी जो चीजें हुई हैं पिछले दिनों, क्या जनता इतनी जल्दी भूल जाती है? क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अनुभव और बहुत सारे इलेक्शन आपने देखे हैं। नहीं राजीव जी, मैं अमलेंदु जी की बात से एकदम सहमत हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि भाई उनके पास नमो नारायण है, नकद नारायण है, सत्ता बल है, शासन बल है, पुलिस बल है, सीबीआई है, ईडी है, ये सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास संगठन है, नीचे से ऊपर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बहुत मजबूत संगठन है। मीडिया उनके पास है, सोशल मीडिया के बड़े हिस्से पे उनका प्रभुत्व है। ट्विटर हो, चाहे आप देखिए ट्विटर के पक्ष में अब सरकार बयान दे रही है, तो लगता है कि ट्विटर से भी कोई डील हो गई होगी। फेसबुक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये सारा का सारा जो उनका है उस पर उनके लिए लगे हुए हैं, तो अपना काम करेंगे वो, और उसके जरिए अपना कर सकते हैं। अपोजिशन चाह करके भी अपनी बातों को नहीं रख पाता है, क्योंकि उसके साथ मीडिया नहीं है। अब आप देखिए कितनी त्रासदी है कि वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, द्रवित हो गए वो, लग रहा था जैसे रो देंगे वो या आंसू टपक जाएगा कि साहब ये हाल जो राज्यसभा में देखने को मिल रहा है, इसे तो लोकतंत्र पे चोट हो रही है और संसद पे ही चोट हो रही है। अब ये कोई अब उनसे पूछने वाला नहीं है, न कोई बताने वाला नहीं है, और उनको खैर याद आएगा भी कभी नहीं कि 2011 में, 12 में, 13 में जब 2G गेट मामले पे 2G आवंटन जो था, स्पेक्ट्रम आवंटन की बात थी, कोयला आवंटन को लेकर के सदन का सदन, सत्र का सत्र जब आप बाइकाट कर देते थे, जब आप खुद आकर के वेल में खड़े हो जाते थे, उस समय संसद पे हमला होता था कि नहीं होता था? उस समय अगर आपकी आंख में आंसू आ गया होता, उस समय अगर आप, उस समय राष्ट्रीय थे आप अपनी पार्टी, उस समय अगर आपने कह दिया होता कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये लोकतंत्र का नाश हो जाएगा, तो शायद कांग्रेस को आज करने की या विपक्ष के लोगों को आज करने की नौबत नहीं आती, तब उनके पास कोई फेस नहीं होता। लेकिन उस समय तो आपने खूब किया, तो जब आप करते हैं तो सुविधाजनक है, तब ठीक है, तब वो संसदीय दायित्व हो जाता है, और विपक्ष करे तो फिर वो संसद का अपमान हो जाता है। तो एक चूंकि उनके पास मीडिया है, पूरा का पूरा एक बनाया हुआ है तंत्र है, उस तंत्र के जरिए, इस तंत्र के हिसाब से अगर आप देखें जो खेला है, जो ओबीसी वाला दांव खेला है, उसको देखते हुए तो लगता है कि बस तो चुनाव जीत गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं, घर बैठना चाहिए आराम से। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे दांव इन्होंने बिहार में भी खेले थे, 2015 के बिहार की बात कर रहा हूं मैं। ये सारे दांव इन्होंने दिल्ली में भी खेले थे, यहां भी उनके सारे पन्ना प्रमुख अपॉइंट हो गए थे, जो हर मोहल्ले में, हर गली में वोटर लिस्ट ले करके इंचार्ज भैया आप हो, उसको बता दे कितना पैसा और कितना सब दे जा करके बैठा लेते थे लोग। प्रचार में सारा खेल किया आप लोगों ने जाकर के। वो उस समय भी बिहार आसाम से बुलाया, त्रिपुरा से बुलाया, कहां से बुला करके लोगों को भरा अपने पश्चिम बंगाल में कि भाई वहां हमको जितना है। वहां पर भी धार्मिक खेल, सारी भावनाएं भड़काने का काम आपने किया। लेकिन अगर आप ही का किया हुआ सब कुछ होता रहा तो फिर हिटलर को आत्महत्या करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, वो तो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर ही लेता ना। तो इसी तरह से आप भी चाहते तो पूरा देश के सारे राज्यों में, सारे संसद में आप ही आप होते, कोई बात ही नहीं है। पैसा भी आपके पास है, प्रशासन भी आपके पास है, मीडिया भी आपके पास है, संगठन भी आपके पास है, सीबीआई ईडी सब कुछ आपके पास है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। अगर यही होता तो बंगाल नहीं हारते, बिहार नहीं हारते आप, तमिलनाडु नहीं हारते आप, साफ नहीं होते, जीरो नहीं हो जाते आप। तो स्थितियां बदलती हैं, लोग समझ रहे हैं लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि लोग सड़कों पे आकर अपनी बात करें। सड़कों पे भी आज इस तरह से आंदोलित, वो किसान भी तो ओबीसी का हो सकता है, वो किसान भी तो जाट हो सकता है, राजपूत हो सकता है, किसी और जाति का भी हो सकता है। जो जैसे अभी अमलेंदु बता रहे थे कि जो मरे हैं लोकसभा में वो क्या मुसलमान थे, वो हिंदू नहीं थे। हिंदुओं में उसमें ब्राह्मण नहीं थे, उसमें राजपूत नहीं थे, उसमें बनिए नहीं थे, उसमें ओबीसी नहीं थे, उसमें दलित कौन नहीं था? सारे के सारे लोग थे जिनको मरने के बाद भी आपने सम्मान, अंत्येष्टि उनके संपन्न होने का सम्मान का सुख भी उनको नहीं दिया, उनके परिवार के लोगों को दिया।
ये आपने उत्तर प्रदेश में किया। तो ये दर्द लोग करते हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए लोग कतारों में खड़े रहते थे, जिस तरह स्मशान घाटों पे, अंत्येष्टि स्थलों पे लंबी कतारें लग जाती थी कारों की और गाड़ियों की, एम्बुलेंस पर लाइन लग जाती थी। लखनऊ में जो हम लोगों ने दृश्य देखा था, आपने भी दिखाया था, इस तरह से अंत्येष्टि स्थल जो था उसके सामने पूरी वो लोहे की चादर खड़ी कर दी गई थी ताकि वो मीडिया वाले जा ना पाए, परिंदा पर न मार सके, ताकि देश और दुनिया में खबर छपेगी। जब इलाहाबाद के तट पे, गंगा के तट पे, संगम के तट पे लाशें तैर रही थी या रेगिस्तान से वो जो रेत से निकल रही थी, तो हमारे किसी एक तो कोई कौन एक अभिनेत्री है, क्या तो नाम है उसका मालूम नहीं है, वो कुछ उसने कहा नाइजीरिया की तस्वीर है, तो आरएसएस के लोगों ने हाँ ये नाइजीरिया की फोटो लगाया। और कितना आपने लोगों को अपमानित किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को जो अपमानित किया है। जिस तरह से दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, बिना उसके परिवार की मर्जी से आपने उसकी जला। क्या दलित लोग, जिस तरह से पिछड़ी जातियों के ऊपर रोज उत्पीड़न हो रहा है, उससे आप क्या 5-7 मंत्री बना देंगे और ये ओबीसी का कोटा दिखा देंगे तो लोग आपके साथ आपके पाले में आ जाएंगे क्या? तो दाव बहुत जबरदस्त खेला, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो अपने दूसरी बार के जो चरण में जो मैंने कही थी बात, वही एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं कि इसका लाभ भी हो सकता है, इससे आपकी चुनावी नैया पार भी हो सकती है, और अभी जो बाढ़ आने वाली है इसमें आपकी चुनावी नाव डूब भी सकती है। क्योंकि सवर्ण को लगेगा कि भाई हमको जब खरीद समझते हैं, हमको अपना बधुआ समझते हैं। जैसे आप बताते हैं ना कि भाई मुसलमानों को कांग्रेस या अखिलेश यादव या मायावती या कौन अपना बधुआ समझते हैं लोग, उसी तरह से सवर्णों को आपने मान लिया है कि ये बनका किधर जाएगा, किधर ये रहेगा तो हमारे साथ ही रहेगा ना, क्योंकि जब भी आएगा तो इसको हम मुलायम सिंह की तस्वीर दिखा देंगे, हम इसको अखिलेश यादव की तस्वीर दिखा देंगे, हम इसको लालू यादव की तस्वीर दिखा देंगे, तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से अब आप ओबीसी का चारा फेंक दिया तो सारे पिछड़ी जातियों के लोग हमारे पास आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि वो 79 में जब एक कमरे में जो 79 है उसमें 39 और आएंगे, तो ये बात तो शुरू हो जाएगी ना उनमें, जो पढ़े लिखा तबका जो है ओबीसी का, अब कोई कुशवाहा है या चौहान है या निषाद है या यादव है या राजभर है, ये जितनी जातियां हैं, अब इनको लगेगा कि एक तो पहले से ही हम लोग को बहुत कम मिल रहा था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हो सकता पता नहीं जाट लोगों का शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मालूम नहीं है। तो अगर ये जातियां आ जाएंगी तो पढ़ी लिखी जातियां हैं, इनके पास तो काफी पहले से भी रहा है, मुख्यधारा में एक तरह से रहे हैं ये लोग, तो वो लोग आ जाएंगे तो फिर बाकी इन लोगों का खत्म हो जाएगा। एक तो पहले से उस तरह से कि साहब ओबीसी में जो कुर्मी है या यादव है या इन लोगों का वर्चस्व ज्यादा रहा है, सबका हिस्सा ये लोग खा जाते हैं, तो बाकी उन लोगों का भी हिस्सा अब ये लोग खा जाएंगे। और खा जाएंगे, जब खाना ही नहीं रहेगा तो खाएंगे कहां से? मुख्य सवाल मैं बार बार जिस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि भाई साहब आपने बारात तो बहुत बुला ली, पूरे गांव नहीं पूरे इलाके को निमंत्रित कर लिया और खाना आपके पास है नहीं, नौकरी आपके पास है नहीं, और आप सारे बांटेंगे, उनको इतना दे देंगे, उनको इतना दे देंगे, और इनको हिलाएंगे, उनको हिलाएंगे, तो बात बनेगी कैसे? तो जिस दिन इसका इल्हाम लोगों को हो जाएगा, इसकी समझ लोगों में विकसित हो जाएगी, अगर अपोजिशन सिर्फ यही काम कर दे कि बता दे कि भाई साहब पिछले 5 सालों में या 7 सालों में कितनी नौकरियां सृजित हुई, रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं, बेरोजगारों की फौज कितनी बड़ी है, उन बेरोजगारों में कौन कौन है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसमें कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसी दांव से आप अगर जाते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ राजनीति में चूंकि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, और जहां तक छोटी जातियों की बात है ना, मतलब उसके जैसे अपने अपने स्टेक्स हैं, अपने कि भाई हम इतने पे तैयार होंगे, हम इतने तैयार होंगे, इसलिए इतना धन जो कुछ भी है, और बार्गेनिंग के लोग सब तो होगा। लेकिन ये सब होने के सवाल एक ही जाके ठहरता है कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है, जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जो किसान है, जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग की परिवार है, जो 105 रुपए 103 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, रसोई गैस के इतने महंगे दाम पे खरीद रहा है, वो सारे लोग मिल करके क्या इसके आपके चुग्गा को लेकर के आपके पक्ष में वोट दे जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है राजीव जी। और असल दिक्कत वही है कि आपके पास नौकरियां नहीं है, आप लगातार बेच करके तो अपना खजाना भर रहे हैं, अपने चला रहे हैं, कैसे क्या क्या बेचेंगे, अब रेलवे बेच देंगे, डिफेंस का बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, तो फिर नौकरी रहेगी कहाँ? इसलिए
बेसिक बात यही है कि आपके पास खाद्य सामग्री नहीं है और आपने आमंत्रित कर दिया है लोगों को खुद जाना, तो उसमें जब बंटवारे का लेके झगड़ा होगा, एक अनार 100 बीमार जब हो जाएंगे तो फिर 100 बीमारों का हाल क्या होगा आप चुनाव में देख लीजिएगा। बिल्कुल, आखिरी कमेंट चाहूंगा दिनेश जी आपसे। बहुत सारी बातें जयशंकर जी और बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके अलावा कोरोना काल के समय जो परेशानियां लोगों ने झेली हैं वो सब है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो सामने है। बिल्कुल, किसानों का आंदोलन है उत्तर प्रदेश के, अगर उसमें देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत देख लीजिए, गैस की कीमत देख लीजिए, एक तरफ ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, और इसको विपक्ष उठाए या ना उठाए, आम जनता इस बात को झेल रही है, इन परेशानियों को झेल रही है। जब वोट देने जाते हैं, ये आम जनता जब जाती है तो उनके सामने क्या वो दिखाई देता है कि ओबीसी आरक्षण, जय भीम की जगह जय अंबेडकर, मंदिर बहुत भव्य बना रहे हैं, उसके अलावा अब देखिए तो जो पैसे कौड़ी बांटने जो अभी कह रहे थे अमलेंदु जी भी कि धन बल जो है वो भी, कुछ डर भी, बहुत सारी बातें। ये दो अलग अलग पहलू हैं, और एक पहलू जिसमें आप जी रहे हैं, यानी कि महंगाई के साथ आप रोज 2-4 हो रहे हैं, आप बेरोजगारी के साथ रोज 2-4 हो रहे हैं, कई आत्महत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बहुत ऐसी चीजें, बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो समाज में कहीं ना कहीं पीड़ा पैदा करती हैं। ऐसी घटनाएं, उसके बाद भी ये तमाम ऐसे मुद्दे आप सामने ला करके और सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, बन भी जाती हैं। लेकिन ओवरऑल समझना चाहता हूं थोड़ा सा कि क्या आपको लगता है इस बार के चुनाव में ये बनाम, मतलब महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी, कोरोना, ये तमाम बनाम, ये तमाम चीजें जो हैं जिस पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एकदम पिच तैयार है, साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ अयोध्या है, दूसरी तरफ दलितों को साधने की कोशिश है, तीसरी तरफ ओबीसी को साधने की कोशिश है, ये साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है चुनाव आते आते किसानों को साधने की कोशिश भी होगी, और इसके साथ साथ ओबीसी की लिस्ट भी बढ़ जाएगी, जिसमें 39 जातियां हैं, उसमें से कई जातियां उसमें जुड़ भी जाएंगी। ये तमाम कौन किस पर भारी पड़ सकता है दिनेश जी? राजीव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोज नए नैरेटिव गढ़ने में माहिर है। वो एक विवाद के ऊपर दूसरा बड़ा विवाद ले आती है, और जो आम जनता के मुद्दे हैं वो परे धकेलती रहती है। देखिए, हमें राष्ट्र हित में नोट झापड़ पड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नया और झापड़ पड़ जाता है। कभी हमारे वो लोग जो क्या भगोड़े भाग जाते हैं, कमर में लात मार के हमारी, वो मुद्दा राफेल का मुद्दा आता है, वो किसानों का मुद्दा आता है, ये नया मुद्दा आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन सरकार में जनता की को कभी लात पड़ता है, कभी झापड़ पड़ता है, वो राष्ट्र में पड़ता है, और राष्ट्र हित में जनता की कमर तोड़ी जा रही है। और वो झुंझुने देखकर पकड़ा देते हैं कि चलो भैया राम 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 करते हैं, चलो भैया अब जाति खेलने वाली झुंझुना है, पर खेलिए जाति। बोलिए, बहुत अच्छी बात है साहब, जातियों को सामाजिक, जो आप हम जैसे लोग बाग हैं उस बहस में बोल तो रहे हैं कि बहुत अच्छा है साहब, या आपने सामाजिक न्याय की बात कर दी। तमाम संसद में आपने देख ही लिया कि सब चाहता है, हाँ भाई ठीक है, इस मामले में कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत करिश्माई पार्टी है ये तो, और ये इसके खेल निराले हैं। अभी खेल देखिए, खेल की नीति देखिए, खेल की अभी रफ्तार देखिए, तेल की धार देखिए, तो क्या कहां से कहां तक अभी ले जाते हैं ये। और बस कुछ ये कि बहुत ज्यादा अनिष्ट की उससे जरा बचिए। बाकी आपने बता ही दिया, अमलेंदु जी ने बता दिया, जयशंकर गुप्ता जी ने बता दिया कि वो जिस रथ पर सवार हैं उसपे कितने तरह का साजो सामान उनके पास है, सब कुछ तो उनके पास है। सत्ता में है साहब, दिल्ली में भी है तो लखनऊ में भी है। सत्ता में होना बहुत बड़ी बात होती है। ममता बनर्जी अगर सत्ता में नहीं होती तो पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाती कभी भी नहीं। तो ये सत्ता में भी है साहब, और सत्ता में होने का जैसा आपने गिनाया लिया, सारे हथियार तो उनके पास है। तो लड़ेंगे और ऐसे ही नैरेटिव गढ़ेंगे, नए नए विवाद लाएंगे, एक विवाद तो उससे बड़ा वाला विवाद लेके आएंगे, और ये जनता के मुद्दों को लाश मार के किनारे फेंक देंगे। बढ़िया है, फिलहाल जात जात खेला जाए, फिलहाल जात जात खेला जाए और राष्ट्र के नाम पर सब कुछ झेला जाए, और यही है। और क्योंकि अगर कुछ लोगों से पूछता हूं
कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई, फिर भी आप कहते हैं नहीं वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। तो बोलते हैं अरे देश के नाम पर कुछ पैसा तो खर्च कर लो भाई। आपको भी कहता हूं कि आप भी कुछ ज्यादा पेट्रोल भराओ, कुछ ज्यादा डीजल पे पैसा खर्च करो, ताकि राष्ट्र के नाम आपका पैसा जाए। तो जब देशभक्ति को सामने ला दिया जाता है तो फिर सब कुछ किनारे। तो ठीक है, जात जात खेलिए और राष्ट्र के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें झेलिए, और आने वाले समय में आगे क्या कुछ होगा देखा जाएगा। तो ये कार्यक्रम अब समाप्त करने का समय आ गया है दोस्तों। बहुत सारे साथी लगातार अपने कमेंट, अपने विचार यहां रख रहे हैं, और इन लोगों के कमेंट आज नहीं ले पाया, लेकिन तमाम साथी बहुत अपने अपने ढंग से, और जैसे असलम लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना भी शांत बैठे हैं, जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीख सामने आएगी तब इन दोनों को भी घसीट करके लाया जाएगा। ये बात भी सही है, पाकिस्तान और चाइना की बात भी होती है और होगी ही। जितेंद्र कुमार हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण दे दिया, नौकरी कौन देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह सुशील मिश्रा हैं, कह रहे हैं कोरोना काल में एक तरफ हमारे मोदी जी कोरोना कुप्रबंधन की वजह से घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की तारीफ कर रहे थे। हमें प्रधानमंत्री पर शर्म आती है। इसी तरह जावेद इकबाल कह रहे हैं कि शुरू के रुझान से ऐसा लगता है कि ओबीसी वोटर्स बट सकते हैं, ये कह रहे हैं जावेद इकबाल। सैयद जफर भी हमारे साथ हैं, तो मदीना का मुसाफिर भी जुड़े हुए हमारे साथ बहुत सारे। फिर सुभाष तिवारी भी हैं जो कह रहे हैं कि राजीव जी काली राहुल गांधी हैं, कैसे निकलता है जो पूरे देश को लेकर चलते हैं, उनके लिए ब्राह्मण जात पात कुछ ऐसा नहीं है, वह सबको लेकर साथ। मतलब राहुल गांधी जो हैं वो ऐसे नेता हैं जो कि जात पात से ऊपर राजनीति करते हैं, ये कह रहे हैं। हारून अब्बास भी है, जितेंद्र कुमार भी हैं, सुशील मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष भी हैं, उसके अलावा रूपराम गोगरवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उर्मिला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तमाम साथी, सीमा खातून भी है, बनवारी मीना भी हैं, फारूक फकारू डी भी है हमारे साथ में, तमाम साथियों। अब विदा लेता हूं आप लोगों से, लेकिन उससे पहले जयशंकर जी आप जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। और दिनेश जी आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, बने रहे, अपने विचारों से अवगत कराया आपने भी। और अमलिंदु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। और इस बीच हमारे साथ ये तमाम साथी जो जुड़े रहे, कृष्णेंदु भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे सिल्वर मेंबर भी हैं कृष्णेंदु भट्टाचार्य। उसके अलावा मोहम्मद अशरफ हमारे साथ जुड़े रहे, जो कह रहे हैं सबको पता है कि जंतर मंतर पर हिंसक और आतंकी नारे लगाने वालों पर कभी राजद्रोह नहीं लगेगा, क्योंकि ये कानून निर्दोष लोगों के लिए आरक्षित है। और सुशील मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस देश की मजबूरी नहीं, कांग्रेस देश की जरूरत है। जय कांग्रेस लिख रहे हैं। उसके अलावा असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि पहली लहर में स्कूल बंद हुए, दूसरी लहर में बिना परीक्षा दिए पास किया गया, और अब तीसरी लहर में सीधे नौकरियां दी जाएंगी, फिर चौथी लहर में सारी जातियों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आप सब तैयार रहिए। सैयद निजाम भी हैं। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं राम राम करने से राम राज नहीं आने वाले हैं, राम के चरण पगों पर चलने से रामराज आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तमाम साथी हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने विचारों से अवगत आप लोग कराते रहे, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। आसू राम धारा बिश्नोई जय कांग्रेस लिख रहे हैं। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और कल शाम 7 बजे आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए डीबी लाइव। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।